This conference will now be recorded. IAS 33 में diluted EPS। diluted EPS का ताल्लुक हमारे पोटेंशियल शेयर होल्डर से होता है। पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ये होते कौन से हैं? पहली बात, ये जो करंट ऑर्डिनरी शेयर नहीं होते, मतलब ये जो एग्जिस्टिंग नहीं है। पोटेंशियल का मतलब है इन फ्यूचर इट मे बी बिकम ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। मतलब ये है इन फ्यूचर इट मे बिकम ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। मतलब ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी कुछ ऐसी चीज़ें जैसे प्रेफरेंस शेयर्स है, बॉन्ड्स वगैरह हैं, ऑप्शंस हैं, इस तरह की चीज़ें उसने इशू की होती हैं और इस शर्त के साथ इशू की होती हैं कि 2 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगी ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर। तो अगर इसका मतलब ये हुआ, आपने थोड़ा सा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज हमने ना एसेट्स और इनकम के बारे में ओवर थिंकिंग नहीं करनी और एक्सपेंस और लायबिलिटीज के बारे में अंडर थिंकिंग नहीं करनी। तो जो हमारा ईपीएस है, ये है हमारी अर्निंग। इट मे बी डिल्यूटेड, मतलब डिल्यूटेड का मतलब होता है कम हो जाना। मतलब मेन तो इसका मतलब ये हो ना, तहलील हो जाना। और अगर ईपीएस में देखें तो कम हो जाना, डिल्यूट हो जाना। कि अगर आपके जो फ्यूचर में ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बन जाएंगे, उसकी वजह से अगर आपका ईपीएस डिल्यूट हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो भी आप अपने डिस्क्लोजर में लिखें, ताकि आने वाले दिनों में ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को पता चले कि हमारा जो ईपीएस है इट मे बी डिल्यूटेड। वो ओवर थिंकिंग करके ना बैठ जाए करंट ईपीएस को देख के कि अगर आज सपोज में हम करते हैं कि आज हमारे पास अर्निंग है 10 और नंबर ऑफ शेयर्स हैं 5, तो हमारे पास 2 रुपीज अर्निंग आ रही होगी। इन फ्यूचर कुछ चीजें इस तरह से हुई कि हमारी अर्निंग हो गई 12 की और नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 8 हो गए। अब जो एग्जिस्टिंग ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होंगे वो सोच रहे होंगे, अच्छा इस दफा अर्निंग ज्यादा हुई है तो हमें अर्निंग पर शेयर भी ज्यादा हो सकती है। बट साथ साथ जो फ्यूचर के अंदर आपके और मजीद शेयर होल्डर एंटर हो गए, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बन गए, उनकी वजह से ये जो हमारा ईपीएस है ये कम हो गया। तो ये चीज जो फ्यूचर में आपके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बन रहे होते हैं, ये हम करंट ईयर के डिस्क्लोजर में भी शो कर देते हैं। तो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर होते हैं, वो लोग होते हैं जिन्होंने फ्यूचर के अंदर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बनना होता है। वो एग्जिस्टिंग या करंट सिचुएशन में नहीं होते, एग्जिस्टिंग या करंट सिचुएशन में नहीं होते, वो फ्यूचर में उन्होंने बनना होता है। और हमारे सिलेबस में ये 3 टाइप्स के हैं, जिनमें एक है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसका मतलब ये है कि आपके प्रेफरेंस शेयर्स, आपको पता है हम तो ईपीएस के अंदर सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर लेते हैं, चाहे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो चाहे इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो। हम और ईपीएस के अंदर दोनों टाइप के शेयर्स नहीं लेते होते। अब कन्वर्टेबल का मतलब ये हुआ
कि उन्होंने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के अंदर आफ्टर सम टाइम कन्वर्ट हो जाना है, आफ्टर सम टाइम कन्वर्ट हो जाना है, तो ये भी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बन जाएंगे। दूसरा होता है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अब ये कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या है? बॉन्ड्स इज इट्स टाइप ऑफ अ लोन। ये कंपनी ने लोन के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट इशू किए होते हैं और लोन लिया होता है, और कन्वर्टेबल बॉन्ड में कंपनी ऑप्शन देती है बॉन्ड्स होल्डर को कि अगर आप चाहो 3 साल बाद, 4 साल बाद, या तो आप रिडीम करवा लो, मतलब रिडीम का मतलब है अपने बॉन्ड्स वापस दे जो, पैसे ले जाओ, या फिर वो कहती है कि आपके यही कन्वर्ट जो बॉन्ड्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के अंदर, मतलब आप शेयर होल्डर बन जाएंगे। तीसरे नंबर पर है ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन का मतलब ये होता है कि कंपनी, यानी जो ऑप्शन होल्डर होता है, मतलब जो जिसने ये चीजें अवेल की होती हैं, ऑप्शन अवेल की होती है, उसके पास एक राइट होता है कि वो चाहे तो अगर उसे फिजिबल लग रहा है कि उस जो शेयर पर शेयर वैल्यू है वो मार्केट से कम है, फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, तो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेगा। तो वो कम फेयर मार्केट वैल्यू से जो शेयर्स फ्यूचर में कन्वर्ट करवा सकता है या परचेज करवा सकता है अपने ऑप्शंस को, तो उससे भी हमारा क्या होगा? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की तादाद में इजाफा हो जाएगा, और जिससे हमारा जो शेयर्स हैं, सॉरी ईपीएस है, वो डिल्यूट होने के चांसेस है। तो हमारे सिलेबस में ये 3 है। हमने करना क्या होता है? हमने देखना है कि इनकी वजह से, इन तीनों की वजह से हमारी अर्निंग के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। इम्पैक्ट ऑन अर्निंग देख लेना कि अर्निंग पहले से कम होगी या ज्यादा, और इम्पैक्ट ऑन नंबर ऑफ शेयर्स देख लेना, नंबर ऑफ शेयर्स, इम्पैक्ट ऑन अर्निंग और इम्पैक्ट ऑन नंबर ऑफ शेयर्स। ओके होगी बात? जी जनाब। अब हम इसको कैसे करेंगे या किस तरह से देखना है? सबसे पहले आप लोगों ने चेक कर लेना है कि इन तीनों की वजह से अर्निंग में क्या, कितनी अर्निंग में इजाफा हो रहा है। इंक्रीज इन अर्निंग कैसे हो सकता है, और इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स कैसे हो सकता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स। अब सुनिएगा जरा, इसी जगह पर ही आपका ये कंप्लीट हो जाना है। इंक्रीज इन अर्निंग, सबसे पहली बात, आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है। कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं? 1,00,000 रुपीज के, एट द रेट ऑफ 12%। वो कहता है कि जनाब ये जो 1,00,000 के नंबर ऑफ शेयर्स हैं ना, ये 2 सालों बाद या 3 सालों बाद, याद रखें अगर 2 कन्वर्टेबल डेट बताई हो ना तो हमने लेनी है जो ज्यादा करीब है। सपोजर वो कहता है जी 2 साल बाद कन्वर्ट करवाओगे तो ये रेशियो है, 3 साल बाद करवाओगे तो ये रेशियो है, तो हम 2 साल बाद लेगी जो नियर फ्यूचर वाली होगी। कौन सी कन्वर्जन लेनी है? नियर फ्यूचर। अब उसने हमें कहा कि आपके आफ्टर 2 इयर्स हर 1 रुपए के बदले आपको एक ऑर्डिनरी शेयर मिल जाएगा, मतलब हर 1 रुपए के बदले एक ऑर्डिनरी शेयर मिल जाएगा 2 साल बाद। उससे पहले हम हर साल 1,00,000 के ऊपर 12% डिविडेंड दे रहे हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड।
अब जरा ध्यान से बात सीखनी है। आप के करंट सिचुएशन में प्रेफरेंस शेयर्स हैं 1 लाख के मौजूदा हालात में, करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और आप हर साल 12% के हिसाब से आप डिविडेंड पे कर रहे हो। फ्यूचर के अंदर ये प्रेफरेंस शेयर्स बन जाएंगे ऑर्डिनरी शेयर्स। तो जब ये ऑर्डिनरी शेयर्स बन जाएंगे तो आपको ये जो 12,000 डिविडेंड देना पड़ रहा है ये नहीं देना पड़ेगा। आपका जब ये डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा तो पहले हम अपनी अर्निंग में से 12,000 माइनस करते होते हैं, आपको याद होगा। चाहे जिस तरह का भी डिविडेंड है या पहले माइनस हो चुका होता है अगर रिडीमेबल का है तो, और अगर इनरिडीमेबल है तो हम माइनस कर देते हैं। तो दोनों सूरतों में 12,000 रुपया माइनस होता है अर्निंग में से। जब हम ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बन जाएंगे तो हम ये 12,000 हमारा अर्निंग में से माइनस नहीं होगा। दूसरे लफ्जों में हमारी अर्निंग इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज इन अर्निंग बाय ₹12,000। हमारी 12,000 से अर्निंग बढ़ जाएगी। एट द सेम टाइम अब वो जो पहले प्रेफरेंस शेयर्स हैं अब हमारे शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स बन गए, ऑर्डिनरी शेयर्स भी इंक्रीज हो गए 1 लाख से, क्योंकि फिलहाल हमने कहा है कि ₹1 के बदले 1 शेयर मिल जाएगा। अब आप देखें कि हमारी अर्निंग में भी चेंज आ गया, हमारे नंबर ऑफ शेयर में भी चेंज आ गया, और ये चेंज आया किस वजह से? प्रेफरेंस शेयर्स फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाने हैं ऑर्डिनरी शेयर्स में। गॉट इट? अब हमने दो चीजें फाइंड की। पहले चीज फाइंड की इंक्रीज इन अर्निंग 12,000, फिर हमने फाइंड किया इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख, फिर हम फाइंड किया करेंगे इंक्रीज इन ईपीएस। कैसे फाइंड होगा? 12,000 अर्निंग डिवाइडेड बाय 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स। तो जो भी आंसर आ जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.12 इंक्रीज इन ईपीएस। गॉट इट? बात समझ लगी? अब ये ईपीएस के अंदर जो चेंज आया है, आगे फर्दर बात हम करेंगे कि इसको डिल्यूटेड कैसे देखते, इसकी डिल्यूशन कैसे देखनी है। जी जी सर, ये इंक्रीज इन ईपीएस 12,000 ये कैसे है? देखें, आपके पास 1 लाख 12% के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर्स थे, तो आप हर साल डिविडेंड पे कर रहे हैं 12%। लेकिन जब ये ऑर्डिनरी शेयर्स बन जाएंगे तो तब तो ये डिविडेंड नहीं पे करना पड़ेगा ना, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो हमारी वो जो डिविडेंड पे कर रहे थे वो चीज अब सेव हो जाएगी। वो जो अर्निंग में से 12,000 माइनस हो रहा है, अब अर्निंग में से 12,000 माइनस नहीं होगा, क्योंकि आप लोग अब प्रेफरेंस शेयर्स तो का स्टेटस खत्म हो जाएगा जब ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने क्या करना है कि सिंपल दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आप ये देखेंगे कि आपने ये 3 चीजें हर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की चेक करनी है। इंक्रीज इन अर्निंग क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, इंक्रीज इन ईपीएस क्या है। गॉट इट? अब अगली बात, आपने पहले बेसिक ईपीएस फाइंड किया होगा। बेसिक ईपीएस जैसे कल के लेक्चर में आपने फाइंड किया होगा। अगर बेसिक ईपीएस आपका है 2.5 और ये जो पोटेंशियल का आ रहा है ये आ रहा है 0.12, अगर ये आपके बेसिक ईपीएस से कम है इसका मतलब है आपका ईपीएस डिल्यूट होगा। और जाहिर सी बात है, कम वैल्यू प्लस होगी, कम वैल्यू प्लस होगी तो ओवरऑल इस आपके ईपीएस को कम कर देगी, डिल्यूट कर देगी। मतलब आपका अगर बेसिक ईपीएस का आंसर ग्रेटर देन है इंक्रीज इन ईपीएस में,
इंक्रीज इन ईपीएस में, तो इसका मतलब है डाइल्यूटेड है, डिल्यूशन हुई है। बट अगर आपका बेसिक ईपीएस जो आपने फाइंड किया हुआ है उसका आंसर आया था 0.11 और ये आपका आंसर आ रहा है 0.12, तो इसका मतलब है एंटी डिल्यूटेड। अगर आपका बेसिक ईपीएस लेस देन हो इंक्रीमेंटल ईपीएस से, इसका मतलब है ये एंटी डिल्यूटेड है, फिर डिल्यूट होना ही नहीं है। और अगर एंटी डिल्यूटेड होगा तो आप लोग दोबारा फिर फाइंड आगे कुछ नहीं करोगे, बस यही लिख कर आ जाना एंटी डिल्यूटेड। बट अगर डिल्यूटेड है तो फिर डिल्यूशन फाइंड करेंगे, वो कैसे करनी है वो अगला स्टेप है हमारा। ठीक होगी बात? दोबारा एक दफा सिर्फ कुछ टाइम के अंदर इसको दोबारा पक्का करते हैं। मैं कहता हूं कि मेरे पास था कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, हैं कितने, 2 लाख एट द रेट ऑफ 10 ईच, और इसका रेट ऑफ जो मार्कअप है या प्रेफरेंस डिविडेंड है, रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज 15%। बेसिक ईपीएस मैं बता देता हूं फिलहाल। बेसिक ईपीएस हमारा है ₹5। ठीक है, हम चेक करते हैं कि हमारा ईपीएस डिल्यूटेड है या नहीं, नंबर 1, और अगर है तो डिल्यूटेड ईपीएस आता कितना है। गॉट इट? 3 बातें फौरन टारगेट करनी है। पहली बात, इंक्रीज इन अर्निंग क्या है या इंक्रीमेंटल अर्निंग क्या है। जी जनाब, कितना डिविडेंड हमारा सेव हो जाएगा? हमारा डिविडेंड सेव हो जाएगा जनाब 2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 15%। 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ये 2 मिलियन अगेन हर शेयर जी क्या कह रहे हो? ठीक है सर, ठीक। 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं और हर शेयर 10 का है, तो 15% इसका कितना आ जाएगा 2 मिलियन का? 300,000। यहां पर एक बात ऐड कर लो, ईच प्रेफरेंस शेयर्स convert into 2 ordinary shares, ताकि हमें नंबर ऑफ शेयर्स का भी पता चल जाए ना। एक प्रेफरेंस शेयर्स 2 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होगा। एक प्रेफरेंस शेयर्स 2 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होगा, तो इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स दो लाख आपके शेयर्स हैं, 2 लाख आपके शेयर्स हैं और हर शेयर 2 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो कितने शेयर्स में इजाफा हो जाएगा ऑर्डिनरी शेयर्स में? 1 लाख या 4 लाख? 4 लाख हो जाएगा सर। 4 लाख हो जाएगा, क्योंकि एक प्रेफरेंस शेयर्स बन जाएंगे 2, तो नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा हो गया 4 लाख। गॉट इट? जी जनाब, तो अब भी हम फाइंड करेंगे इंक्रीमेंटल ईपीएस। तो इंक्रीमेंटल अर्निंग डिवाइड बाय इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये 4 लाख वाला जरा एक दफा दोबारा बता दें।
देखें 2 लाख हमारे पास है नंबर ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। ये हमने अज्यूम किया है कि ईच प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट इनटू 2 ऑर्डिनरी शेयर्स। तो 2 लाख कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे? ऑर्डिनरी शेयर्स बनेंगे तो 4 लाख के अंदर। ठीक होगी बात? तो हमारा इंक्रीमेंटल ईपीएस कितना आ जाएगा? 3 लाख को डिवाइड कर देंगे 4 लाख पे, तो कितना आंसर आ रहा है हमारे? 0.75। 0.75। अब इसको देखेंगे, इंक्रीमेंटल ईपीएस को कंपेयर करेंगे बेसिक ईपीएस के साथ। अगर इंक्रीमेंटल ईपीएस कम है तो समझो डिल्यूट हुआ है। डिल्यूट का लफ्ज मतलब ही कम है। बट अगर ये ज्यादा आता तो हम कहते एंटी डिल्यूटेड। तो अब आप देखेंगे आपका आंसर 0.75 है, तो इसको हम कहेंगे डिल्यूटेड। सिर्फ लिखना है, डिल्यूटेड ईपीएस नहीं है ये इंक्रीमेंटल ईपीएस है। डिल्यूटेड ईपीएस ये हरगिज नहीं है, ये बात याद रख लें। ठीक होगी बात? तो हमने करना क्या है फिर? डिल्यूटेड ईपीएस कैसे फाइंड करना है? हम सपोज कर लेते हैं आपका जो बेसिक ईपीएस फाइंड हुआ था ना, 5 बेसिक ईपीएस जो आपने फाइंड किया था, सपोज दैट वो इस तरह से हुआ था कि आपके पास 5 मिलियन अर्निंग थी और 1 मिलियन नंबर ऑफ एवरेज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से, तो इस तरह से आपका आंसर 5 आया था बेसिक ईपीएस का। अब आप डिल्यूटेड जरा चेक करना, ये है डिल्यूटेड ईपीएस फाइंड करने का तरीका। डिल्यूटेड ईपीएस मतलब ये चीज सिर्फ इंडिकेशन थी, ये चीजें सिर्फ इंडिकेशन थी कि ईपीएस डिल्यूट हुआ है। ये डिल्यूटेड ईपीएस नहीं है, ये इंक्रीमेंटल ईपीएस है 0.75। तो हम क्या करेंगे? डिल्यूटेड ईपीएस फाइंड करते वक्त जो पहले अर्निंग थी उसमें जो इंक्रीमेंटल अर्निंग है वो ऐड कर देंगे। अर्निंग में अर्निंग ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ शेयर्स में नंबर ऑफ शेयर्स ऐड कर देंगे। तो जो आंसर आएगा दैट इज डिल्यूटेड ईपीएस। दोबारा सुनिए, इंक्रीमेंटल अर्निंग फाइंड करनी है, इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने हैं, इंक्रीमेंटल ईपीएस फाइंड करना है। अगर आपका इंक्रीमेंटल ईपीएस कम है तो ये इस बात की निशानी है कि डिल्यूटेड ईपीएस एग्जिस्ट करता है। अगर ज्यादा है तो वहां ही लिख देना एंटी डिल्यूटेड और आगे जाना ही नहीं है। ठीक है? फिर इन केस डिल्यूटेड है तो डिल्यूटेड ईपीएस कैसे फाइंड करते हैं? आपके जितनी अर्निंग थी पहले वाली अर्निंग में अर्निंग प्लस कर देनी है, इंक्रीमेंटल अर्निंग, और नंबर ऑफ शेयर्स में नंबर इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स ऐड कर देने हैं। ये चीज हमारी बेसिक ईपीएस वाली है सारी, जो बेसिक ईपीएस से अर्निंग फाइंड करते हैं और नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करते हैं। गॉट इट? तो इससे जो आपका आंसर आएगा उसे आप बोलेंगे डिल्यूटेड ईपीएस, जो कि हमेशा इस 5 से कम होगा, ऑलवेज, क्योंकि हम पहले ही पता कर चुके हैं कि ईपीएस डिल्यूट होगा। तो जरा फाइंड किसी ने किया है 5 मिलियन प्लस 300,000 डिवाइडेड बाय दिस? तो आंसर किसने फाइंड किया? कोई बंदा आंसर फाइंड करके बताया जरा। 3.78 सर। 3.78। अब चेक कर ले, ये 5 से 3.78 हो जाएगा। तो ये एक इंडिकेशन मिल जाएगी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को कि भाई आने वाले दिनों में हमारी अर्निंग कम हो सकती है। तो ये तो हमने सीखा प्रेफरेंस शेयर्स में। अब प्रेफरेंस शेयर्स में थोड़ा याद रखने वाली बातें। पहली बात, डिविडेंड के ऊपर टैक्स का इफेक्ट नहीं आएगा। डिविडेंड के ऊपर टैक्स का इफेक्ट नहीं आएगा। पहली इंपॉर्टेंट बात लिखनी है तो लिख लो, डिविडेंड के ऊपर टैक्स का इफेक्ट नहीं आना। ठीक होगी बात? बाकी सिंपल है, बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अब जो दूसरी चीज है उसमें जरा आए, दैट इज कन्वर्टेबल बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड हमारा लोन है और इसके ऊपर टैक्स का इफेक्ट आना है।
आपने अपनी अर्निंग नेट ऑफ टैक्स लेनी है, और आपको पता है जो चीज स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आती है ना, वो टैक्स होने के बाद होती है, वो उसके ऊपर टैक्स का इंपैक्ट आता होता है। ओके होगी बात। अब कन्वर्टेबल बॉन्ड के अंदर होता क्या है, सपोज दैट वो हमें कहता है कि आपके पास ना 2 मिलियन बॉन्ड्स हैं एट द रेट ऑफ 100 ईच। 2 लाख बॉन्ड है एट द रेट ऑफ 100 ईच। ठीक होगी बात। और रेट जो चल रहा है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है जनाब 15%। टैक्स रेट है जनाब 30%। ओके, जो नॉर्मल अर्निंग है हमारी, अर्निंग हम कर लेते हैं जनाब, अज्यूम कर लेते हैं 2 लाख। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर जो पहले से मौजूद हैं वो हम लिख लेते हैं 1 लाख। डन होगी बात। कहते हैं कि ये जो आपके पास कन्वर्टेबल बॉन्ड पड़े हैं ना 2 लाख के, तो ये हर बॉन्ड जो आपके 5 बॉन्ड हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे 1 शेयर के अंदर। आपके जो 5 बॉन्ड है, ये अज्यूम किया है, वैसे हमेशा शेयर ज्यादा मिलते होते हैं, तो 5 बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएंगे 1 शेयर के अंदर 2 साल बाद या 4 साल बाद। ठीक होगी बात। अब जरा इस पे हम फोकस करते हैं। ये ना इसकी कीमत हमने ज्यादा कर दी है, ये ना ऐसा कर लें 20,000 कर लें बॉन्ड्स 2 लाख की बजाय, बल्कि 2000 ही कर लें, ज्यादा फिजिबिलिटी बन जाएगी। 2000 बॉन्ड कर लें 100 ईच। जी जनाब, अब हम देखेंगे कि इस बॉन्ड की वजह से हमारी अर्निंग पे क्या फर्क पड़ेगा जब ये कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारे नंबर ऑफ शेयर पे क्या फर्क पड़ेगा। अब जरा चेक कीजिएगा, 2000 बॉन्ड हैं, हर बॉन्ड 100 रुपए का है, और 15% के ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं हम, पहले जरा फाइंड कीजिएगा। 30,000। जी सर। अब ये जो 30,000 है ये हमारा इंटरेस्ट है, और याद रखें इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स का इफेक्ट भी आता है कि अगर हमारी ये सेविंग यानी होगी, मतलब हमारा एक्सपेंस जो पहले हम 30,000 इंटरेस्ट लिख रहे हैं, जब ये वाले बॉन्ड हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये वाला 30,000 इंटरेस्ट हमें पे नहीं करना पड़ेगा। तो एक एक्सपेंस हमारा सेव हो गया। एक्सपेंस सेव होने से ना हमारा जो प्रॉफिट है वो ज्यादा आ जाएगा। प्रॉफिट ज्यादा आने की वजह से टैक्स ज्यादा आएगा, तो हमारा कुछ एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा, अर्निंग भी बढ़ेगी, एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा। तो हम जब भी इंटरेस्ट की बात आ गई, इंटरेस्ट को हम अर्निंग जब भी लेंगे तो क्या लेंगे, नेट ऑफ टैक्स, अगर टैक्स गिवन है। और वो कैसे लेते हैं, इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। तो इंक्रीज इन अर्निंग लेने का तरीका इन केस ऑफ इंटरेस्ट, इंक्रीज इन अर्निंग कैसे आएगी। एक बात आप ख्याल रखनी है, डीवी प्रेफरेंस शेयर्स के केस में आपने टैक्स का इफेक्ट नहीं लेना। ये टैक्स का इफेक्ट सिर्फ लोन के केस में आता है, मतलब बॉन्ड्स के केस में। तो क्या करेंगे जनाब, 30,000 हमारी अर्निंग इनटू 1 माइनस 0.30, तो कितना आ जाएगा, 21,000। दैट इज इंक्रीज इन अर्निंग। अर्निंग में इतना इजाफा हुआ।
चले जी, अब ये भी रिवर्ट कर दें। पहले हमने कहा था ना कि 5 बॉन्ड एक शेयर्स में, तब वो सिनेरियो और था। अब हम ये लिख रहे हैं एक बॉन्ड 10 शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है। एक बॉन्ड 10 शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो 2000 शेयर्स हैं। तो मुझे बताएं इंक्रीज इन शेयर्स कितना आएगा। जी जनाब, 2000 बॉन्ड्स हैं, एक बॉन्ड 10 नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितने नए नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे? 20,000, क्योंकि 2000 है हमारे पास बॉन्ड और 10 में कन्वर्ट करना है हर बॉन्ड, तो वो 20,000 बनना है। तो इंक्रीमेंटल ईपीएस क्या आएगा? इंक्रीमेंटल ईपीएस कैसे फाइंड करते हैं? इंक्रीमेंटल ईपीएस, इंक्रीमेंटल अर्निंग डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स। इंक्रीमेंटल अर्निंग डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स। कोई आंसर बता देगा कितना इंक्रीमेंटल ईपीएस आ रहा है? 1.05। 1.5। 1.05। अब आप चेक कर लें कि बेसिक ईपीएस क्या है। बेसिक ईपीएस की अगर हम बात करें तो वो है 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, वो है 2। तो जनाब बेसिक ईपीएस 2 है और इंक्रीमेंटल ईपीएस 1.05 है, तो बताए डिल्यूटेड होना है या नहीं? डिल्यूटेड होगा, बट ये डिल्यूटेड ईपीएस नहीं है, ये इंक्रीमेंटल ईपीएस है। डिल्यूटेड ईपीएस का फार्मूला क्या है? आपकी अर्निंग है 2 लाख, इंक्रीमेंटल अर्निंग इसमें ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय आपके नंबर ऑफ शेयर हैं 1 लाख, नंबर ऑफ शेयर जो बढ़ गए हैं वो ऐड कर देंगे। मतलब अर्निंग में इंक्रीमेंटल अर्निंग ऐड कर देते हैं, शेयर्स में इंक्रीमेंटल शेयर्स ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास डिल्यूटेड ईपीएस आ जाएगा, जो कि हमेशा 2 से कम ही होगा। तो कोई फाइंड करके बता दे कितना आ रहा है? 1.84167। 1.84। तो अब दो बातें यहां पर इंपॉर्टेंट है। जब प्रेफरेंस डिविडेंड की इंक्रीमेंटल अर्निंग लेनी है ना, वो जो डिविडेंड है वो विदाउट टैक्स लेना है, और जो इंटरेस्ट लेना है ना वो हमेशा नेट ऑफ टैक्स लेना है। क्लियर होगी बात? अब आखिरी केस इसका है ऑप्शन। अच्छा, ये तो है ना कि अगर आपके पास एक पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर आए तो फिर तो ईपीएस फाइंड करना इंतहाई आसान हो जाता है, और अगर एक से ज्यादा आए तो फिर हमें रैंकिंग करनी पड़ती है। जो आपने तो ऐसी बात पढ़ा ही हुआ है सारा, वो रैंकिंग हम कैसे करेंगे उसका सवाल भी अभी हमने करना है। अभी हम सारी केसेस ना अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं, और ये जो अलग अलग केस डिस्कस कर रहे हैं ये तो हमने फाइंड करना ही करना होता है, चाहे एक से ज्यादा आए चाहे एक आए, क्योंकि एक से ज्यादा आएंगे तो ये रैंकिंग करने के लिए काम आएगा, और अगर एक आएंगे तो फिर डायरेक्ट करने के लिए काम आ जाएगा। जी जी सर इसमें कोई फ्रैक्शन वाला सीन नहीं है? वैल्यूटेड नहीं, डिल्यूटेड के अंदर फ्रैक्शन नहीं लगती, क्योंकि ये फ्रैक्शन लगती होती है पास्ट के अंदर, ये तो फ्यूचर वाले हैं। फ्रैक्शन कहां लगती है? पास्ट वाले के अंदर। ये जो फ्यूचर में होता है उसके ऊपर हमने फ्रैक्शन नहीं लगानी होती। बल्कि जो पिछला सवाल था ना, पिछले जो करंट अटेम्प्ट ऑटम 2022 में आया है, तो उस सवाल के अंदर ये उसने ट्रिक इस्तेमाल भी किया, तो वो सवाल हम हल करेंगे आज इंशाल्लाह। जी जनाब, तो हमारे पास ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आपने कुछ ऑप्शन एग्रीमेंट किया होता है,
कुछ ऑप्शन एग्रीमेंट में होता यह है कि आपने एग्रीमेंट ये किया होता है कि हमने फ्यूचर के अंदर सपोज शेयर खरीदेंगे 120 रुपए का, जिस प्राइस पे एग्रीमेंट करते हो ना उसे बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन प्राइस या स्ट्राइक प्राइस। बट उस दिन जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो है ₹140, इसे बोलेंगे फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू शेयर की, मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू। ओके होगी बात? मतलब आपने एग्रीमेंट किया हुआ है कि 120 के ऊपर आपने शेयर खरीदना है, दैट इज स्ट्राइक प्राइस, बट वहां पर प्राइस चल रही है 120 और आपने कहा था कि आपने शेयर खरीदने कितने हैं। आपने कहा था जी ऑप्शन एग्रीमेंट के तहत आपने 2 लाख शेयर खरीदने हैं। तो इसमें एक इंतहाई अच्छी बात, ऑप्शन की वजह से अर्निंग के अंदर कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि ये ऑलरेडी चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स का आप डिविडेंड दे रहे होते हैं, बॉन्ड्स का इंटरेस्ट दे रहे होते हैं, ये ऑप्शन तो सिंपल एग्रीमेंट है, फ्यूचर के अंदर आपने शेयर खरीदने हैं या नहीं खरीदने बस। तो इसकी सबसे अच्छी बात, इंक्रीमेंटल अर्निंग 0, इंक्रीमेंटल अर्निंग 0 या नील। इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स, ये आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा वरना भूल जाएगा। कैसे? ऑप्शन शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू माइनस स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक वैल्यू डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू। इससे जो आंसर आएगा ना आपका वो होगा इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स, फेयर वैल्यू माइनस स्ट्राइक प्राइस डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू। तो जरा ये 2 लाख का फाइंड करके बताएं कितने इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं। 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू, इसमें हमने कितनी ली है 140 माइनस 120 डिवाइड बाय 140। तो कोई आंसर बताएगा? सर 28571 28571 क्लियर होगी बात? तो याद रखें कि आपने जब भी इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने हैं ना, वो फाइंड करने का ये फार्मूला है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि सर 2 लाख शेयर के बदले सिर्फ 28,000 क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि सिर्फ 20 का डिफरेंस है। ये जो 20 वाला डिफरेंस है ना, सिर्फ ये आ रहा है कि वो जो 20 रुपए के हिसाब से वो पैसे इकट्ठे किए होंगे ना, वो टोटल करके वो 28,541 आ रहा है 2 लाख के बदले। सर तो इंक्रीमेंट जी सर ये स्ट्राइक प्राइस वो है जिस प्राइस पे एग्रीमेंट हुआ है हमारा। हाँ जी, जिस प्राइस पे एग्रीमेंट हुआ दैट इज स्ट्राइक प्राइस, और जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है वो उसका डिफरेंस लेकर 140 पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो याद रखें इसमें जो इंक्रीमेंटल ईपीएस होता है वो हमेशा 0 होता है। इंक्रीमेंटल ईपीएस, उसकी वजह 0 को नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो ये अगर आपकी अर्निंग पॉजिटिव है तो ये हमेशा डिल्यूटेड, और अगर आपकी अर्निंग नेगेटिव है तो एंटी डिल्यूटेड। क्योंकि अर्निंग पॉजिटिव है तो ये 0 है तो ये डिल्यूटेड होगा, और अगर अर्निंग नेगेटिव है तो फिर 0 बड़ी वैल्यू समझी जाएगी, तो फिर एंटी डिल्यूटेड। लॉस के केस में ऑप्शन हमेशा एंटी डिल्यूटेड, प्रॉफिट के केस में ऑप्शन हमेशा डिल्यूटेड। फिर बाद में वही करना होता है। अगर हम अज्यूम कर लेते हैं डिल्यूटेड ईपीएस, जी सर इसमें कोई, सर वो आपकी आवाज चली गई थी सर, इसमें कोई
अर्निंग का चक्कर तो होता नहीं, तो फिर वो डाइल्यूटेड और एंटी डाइल्यूटेड का कैसे पता चलता? देखिए ना, आपका पहले बेसिक ईपीएस पड़ा है, सपोज दैट बेसिक ईपीएस आपका पड़ा हुआ है, आपने फाइंड किया, वो आया 4, तो ये डिल्यूटेड है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर तो चेंज हो रहे हैं ना, डिल्यूट तो होगा, शेयर्स बढ़ेंगे, अर्निंग नहीं बढ़ेगी, तो वैल्यू तो कम होने के चांसेस हैं। और अगर आपका बेसिक ईपीएस आपने फाइंड किया वो आ रहा है -2, तो फिर ये एंटी डिल्यूटेड है, क्योंकि डिल्यूटेड और एंटी डिल्यूटेड ये होता है ना कि इंक्रीमेंटल ईपीएस अगर कम है तो डिल्यूटेड, इंक्रीमेंटल ईपीएस ज्यादा है तो एंटी डिल्यूटेड। अब इसका डिल्यूटेड ईपीएस सपोज हम कर लेते हैं, आपके पास पहले अर्निंग पड़ी है 4 लाख की प्लस 0 डिवाइडेड बाय आपके नंबर ऑफ शेयर्स पड़े हैं 1 लाख पहले और 28,571 नए आ जाएंगे, डिल्यूटेड ईपीएस फाइंड हो जाएगा। तो ऑप्शन के केस में अर्निंग में कोई चेंज नहीं आता, नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज करने का फार्मूला है जो कि हमेशा याद रखना है आपने, ठीक होगी बात। ये फार्मूला है ऑप्शन शेयर्स फेयर वैल्यू माइनस स्ट्राइक प्राइस डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू, क्लियर होगी बात। और अगर एक बात और ध्यान से रखनी है, अगर आई कैप ने ऐसा कर दिया तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी बच्चों के लिए, वो ये कि अगर आपकी स्ट्राइक प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा आए तो आप फिर ऑप्शन जो एग्रीमेंट होता है वो एक्सरसाइज ही नहीं करते। स्ट्राइक प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा आ जाए तो फिर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं की जाती, तो फिर आपने डिल्यूटेड एंटी डिल्यूटेड फाइंड नहीं करना। ये तब ही फाइंड हो सकता है जब आपकी फेयर वैल्यू ज्यादा हो, स्ट्राइक प्राइस कम हो। क्लियर होगी बात, ये बात आपने याद रखनी है, ये भूलनी नहीं चाहिए। अगर वैसे आई कैप ने ऐसा खेल खेलना नहीं है, क्योंकि इस लेवल पे वो नहीं ऐसी बात करेगा, ठीक होगी बात। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर 140 का शेयर आपको मार्केट में मिल रहा है 120 का, तो मार्केट से फेयर मार्केट वैल्यू पे खरीदेंगे। मतलब जैसे स्ट्राइक प्राइस 120 थी, मार्केट वैल्यू 100 हो जाए, तो हम फिर भी ऑप्शन वाली साइड पे जाएंगे? फिर नहीं जाएंगे, हम जाकर 100 रुपए से शेयर खरीद लेंगे मार्केट वैल्यू पे। ये बातें वैसे हैं तो आगे फ्यूचर की आपकी। हाँ जी जनाब, अब आ जाओ जरा, अलग अलग तो हमने सवाल कर लिए, अब मैं बात करने जा रहा हूं कि जब आपके पास सवाल आ जाए, यानी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर मोर देन 1 हो, फिर आपने डिल्यूटेड और एंटी डिल्यूटेड कैसे फाइंड करना है। इसके लिए हम 2 सवाल करने लगे, एक आपकी बुक का, दूसरा आई कैप के पास्ट पेपर का। वैसे मैं बता देता हूं, उसके लिए आपको पहले रैंक बनाने पड़ेंगे, रैंक बनाने के बाद फिर हम काम करेंगे। तो पहले आप अपने IAS 33 के अगर आपके पास नोट्स मौजूद हैं तो वो निकाल लें, और उसमें क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, IAS 33 का क्वेश्चन नंबर 18 है, ढूंढ के आए जल्दी से जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है। कैलकुलेटेड बेसिक ईपीएस, डिल्यूटेड ईपीएस 31 दिसंबर 2015। हाँ जी जनाब, मिल गया? नहीं भी मिले तो यहाँ से मेरे साथ कर लें, क्योंकि कैलकुलेशन मैंने आपसे करवानी है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो फिर बेहतर हो जाएगा। जी बिस्मिल्लाह करते हैं। दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड, ये पहले वो जो मैंने तीनों सवाल करवाया ना आपको, कल आपने किए होंगे 14 तक सवाल, 15, 16, 17, ये 3 सवाल हैं आपके अलग अलग सेपरेटली डिल्यूटेड फाइंड करना। सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल है, वेरीफाई कर लीजिएगा। 18वां सवाल है जिसमें सारे आ जाते हैं, इसमें रैंकिंग करनी है, तरीकाकार सीख लीजिएगा, तो पेपर में मैक्सिमम 2 आएंगे, और अगर सेपरेट सवाल आए तो 3 भी आ सकते हैं। The following information related to OL for the year ended: number of ordinary shares 2 million, reported earning 6 million, average market price during the year 80.
एवरेज मार्केट प्राइस का मतलब फेयर मार्केट प्राइस जो चल रही है। ठीक होगी बात। अब आप सबसे पहले बेसिक ईपीएस फाइंड किया करो, यह है आपका सॉल्यूशन। आपने लिखना है बेसिक ईपीएस, ओरिजिनली रिपोर्टेड साल कौन सा है जनाब, 2000x5। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला एक दफा लिख लिया करो, मैं नहीं लिखने लगा। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर। आपकी अर्निंग है 2 मिलियन, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स है 6 मिलियन। अर्निंग 6 मिलियन, सॉरी उल्टा कर दिया। अर्निंग 6 मिलियन नहीं। जी सही कह रहे हैं आप। आपका बेसिक ईपीएस आ गया ₹3 पर शेयर। डन। फिर आपने लिखना है यहां पर डिल्यूटेड ईपीएस। डिल्यूटेड ईपीएस उसकी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। डिल्यूटेड ईपीएस की हमें जी सर इसमें वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स कैसे पता चलेगा कि मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बात आपको कल का लेक्चर अगर आपने सुना है तो वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स तब फाइंड करते हैं जब ड्यूरिंग द ईयर कोई नया शेयर इशू करे। इस सवाल के अंदर जो मैंने ये सवाल सिलेक्ट किया है इसमें सिर्फ डिल्यूटेड ईपीएस का है, ये देखिए। ठीक है सर, ठीक। कोई नए नंबर ऑफ शेयर्स इशू नहीं हुए, वरना उस बेसिक ईपीएस का वही तरीका जो कल हमने पढ़ लिया। अगर नया नंबर ऑफ शेयर्स इशू होंगे बिल्कुल वेटेड एवरेज फाइंड होगा, सब कुछ वही होना है। ये तो सिर्फ पहला सवाल डिल्यूटेड ईपीएस का है और अगला सवाल जो हम करेंगे वो मिक्स है। ठीक होगी बात जी जनाब। एक से ज्यादा अगर आपके पास पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं तो उसके लिए वर्किंग क्या है उसको जरा ध्यान से देखना। ठीक है जनाब, तो बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। सबसे पहले इसका तरीका इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखने वाली बातें। सबसे पहले काम हम करेंगे जनाब, बारी बारी सबका फाइंड करेंगे। ऑप्शन का फाइंड कर लें पहले। 600,000 ऑप्शन, एक्सरसाइज प्राइस 60 और मार्केट प्राइस 80। तो ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। मार्केट वैल्यू ज्यादा हो तो ऑप्शन एक्सरसाइज करते होते हैं जी जनाब। इसके लिए 3 बातें, हॉट हेडिंग देते हैं ऑप्शन, वर्किंग भी बड़ी खूबसूरत करते होते हैं। इंक्रीमेंटल अर्निंग, नील। इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ शेयर्स, क्या फार्मूला मैंने बताया है आपको, ऑप्शन के तहत जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय फेयर मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय फेयर मार्केट प्राइस। दोबारा देख लीजिए, 6 लाख हमारे पास ऑप्शंस हैं, 60 एक्सरसाइज प्राइस है, 80 मार्केट प्राइस। तो 600,000 मल्टीप्लाइड बाय 80 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 80। जी बताइएगा कोई कितने नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीमेंट? 1.5 लाख। 150,000। इंक्रीमेंटल अर्निंग तो नील है। इंक्रीमेंटल अर्निंग 0 डिवाइडेड बाय 150,000 इज इक्वल टू 0। आपने अगर एक से ज्यादा होना तो रैंकिंग करने का तरीका और होता है।
बस यहां तक फाइंड करके अगले केस पे चलते हैं। अगर सिर्फ यहां पर होता, बस ऑप्शन ही होता, तो फिर हम इसका इंक्रीमेंटल ईपीएस जाकर फाइंड कर लेते। दूसरा केस 1,000,000 7% convertible preference shares of 100 each, 10 each. Each preference shares is convertible in 2008 into ordinary shares at the rate of 3 ordinary shares for every 10 preference shares. हर 10 preference shares कन्वर्ट हो जाएंगे 3 ordinary shares के अंदर। सबसे पहले preference shares हेडिंग दे लें, preference shares incremental earning, जी इंक्रीमेंटल अर्निंग हमेशा अमाउंट से फाइंड होती है 1,000,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 7%। इसके ऊपर टैक्स का इफेक्ट नहीं लेते। 1,000,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 10 उसकी वैल्यू है, तो टोटल अमाउंट होगी 10 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 7%। तो ये हमारे पास आ जाएगा इंक्रीमेंटल अर्निंग। जी जनाब, कितनी अमाउंट आएगी? 7 लाख से अर्निंग सेव हो जाएगी, अर्निंग बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ शेयर्स कितने बढ़ेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स 1 मिलियन है और किस रेशियो में कन्वर्ट हो रहे हैं? 3 शेयर्स हमें मिलेंगे 7 के बदले, और जो हमें मिलेंगे ना उससे मल्टीप्लाई करते होते हैं, वो गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड, बिल्कुल वही चीज है कि प्रेफरेंस शेयर्स पे डिवाइड करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स को और मल्टीप्लाई करेंगे ऑर्डिनरी शेयर्स में। सर ये 10 के बदले नहीं जा रहे? 3 मिल 7 है 10 है, 10 से सॉरी 2 10 भी है, डिवाइड माजरत शाह जी माजरत, 10 के बदले, हर 10 के बदले 3। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? 3 लाख 300,000। फिर हम लिखेंगे इंक्रीमेंटल ईपीएस, इंक्रीमेंटल ईपीएस 7 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख। जी मेरे भाई, कितना आंसर आ गया? 0.33। सॉरी 2.3। अब अगर हम इसको देखें तो ये भी हमारा डिल्यूटेड है, लेकिन सेपरेट अगर होता तो, लेकिन एक से ज्यादा हो तो सेपरेट नहीं करते, रैंकिंग के साथ करते हैं। तो अब आ जाए जरा कन्वर्टेबल बॉन्ड पे। कन्वर्टेबल बॉन्ड, ओके जनाब। कन्वर्टेबल बॉन्ड में हमने करना क्या है? सबसे पहले तो देखते हैं कि 4% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं 50 मिलियन के। ये है ही अमाउंट, ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं है, अमाउंट ही है। और हर 100 रुपया 20 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अमाउंट हो तो अमाउंट पे डिवाइड होती है, नंबर ऑफ शेयर्स हो तो नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड होते हैं। और टैक्स का रेट 30% है। अब जरा ध्यान से इंक्रीज, 3 ही बातें फाइंड करनी है। इंक्रीमेंटल अर्निंग, जरा गौर से, हमारे पास है 5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 4% मल्टीप्लाइड बाय 70% या 1 माइनस 30%। क्योंकि जो बॉन्ड का इंटरेस्ट की सेविंग लेंगे ना, वो हमने लेना है नेट ऑफ टैक्स। तो या तो 1 माइनस 30% कर दो या डायरेक्ट 70% से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपकी अर्निंग में इजाफा हो जाएगा इंटरेस्ट की वजह से। फिर नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स,
5 मिलियन, हर 100 रुपया कन्वर्ट हो जाएगा 20 शेयर्स के अंदर। लिखा हुआ है ना 20 शेयर्स 100 रुपया बॉन्ड, तो हर 100 रुपया डिवाइड हो जाएगा 20 शेयर्स के अंदर। तो जिसमें हमने ऑर्डिनरी शेयर्स में जा रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे और अमाउंट से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 1 लाख 1 मिलियन या 2 लाख? सॉरी, ये अमाउंट बता दे मुझे, 1 लाख है या कुछ और अमाउंट है? 1 मिलियन आ रहा है सर। 1 मिलियन, 1 मिलियन जी जनाब। अब निकालेंगे इंक्रीमेंटल अर्निंग, वही तरीका 1,40,000 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी? 0.14 स्क्रीन स्टक हो गई है। सॉरी, क्या कह रहे हो? सर ये स्क्रीन स्टक हो गई, नंबर ऑफ शेयर्स नजर नहीं आ रहा क्या लिखा। सबकी स्क्रीन स्ट्रक हो गई है या सिर्फ अरहम भाई की स्क्रीन स्ट्रक होगी? अरम भाई की हुई है सर। चले फिर तो ठीक है, फिर खैर। अच्छा ये देखिए सर कि यही जो आ नंबर रहा ऑफ शेयर्स है 5 मिलियन अमाउंट थी, हर 100 के बदले 20 शेयर्स, हर 100 के बदले, तो 100 पे डिवाइड कर दिया, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगला स्टेप जो कि डिफरेंट स्टेप है जी, वो ये है हमने करनी है रैंकिंग, और ये रैंकिंग ही इंपॉर्टेंट है सवाल हल करते वक्त। और दो चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ध्यान में रखनी है। आपने देखना है जितनी आपने इंक्रीमेंटल ईपीएस फाइंड किया है ना, जो सबसे कम है उसका रैंक पहला, जो सबसे कम है उसका रैंक पहला, फिर उसके बाद उससे बड़ी दूसरा रैंक, उससे बड़ा तीसरा रैंक। मतलब जैसे यहां पर हम करते हैं, सबसे पहले रैंक नंबर 1, सबसे पहला रैंक, फिर दूसरा रैंक, फिर तीसरा रैंक। ये आपने वर्किंग में ही अपना रैंक लिख देना है। अब बिल्कुल तरीकाकार वही पुराना है, अर्निंग में अर्निंग ऐड करते जाओ, नंबर ऑफ शेयर्स में नंबर ऑफ शेयर्स ऐड करते जाओ, और डिल्यूटेड ईपीएस फाइंड करते जाओ। वैसे तो इसका एक टेबल भी बनाया जाता है, मैं आपको डायरेक्ट 1 बाय 1 पढ़ा देता हूं ताकि वो जो सवाल हम करने लगे तो वो उसमें हमें कोई परेशानी ना आए। अब ये आपने याद रखना है, रैंक नंबर 1, ये 3 बातें आपने याद रखनी है, ये 3 बातें हर रैंक की। इसमें तो है ही यही बात है। आ जाओ जरा सवाल करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले आपने डिल्यूटेड ईपीएस लिखना है रैंक नंबर 1 के साथ। आप डिल्यूटेड ईपीएस यहां पर लिख दें रैंक 1, और आगे आप लिख दें आफ्टर ऑप्शन डिल्यूटेड ईपीएस रैंक 1 आफ्टर ऑप्शन। करना क्या है, अर्निंग में अर्निंग ऐड करनी है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स में नंबर ऑफ शेयर्स ऐड करने हैं। और ये याद है ना कि 150,000 आंसर आया था। अर्निंग में अर्निंग ऐड करनी है, नंबर ऑफ शेयर्स में नंबर ऑफ शेयर्स ऐड करने हैं, तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। वो आंसर क्या आ रहा है,
चेक करके बताएं। जी जनाब, 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 2.79। 2.79 पर शेयर। और आपने ये भी चेक करता है ये क्या आपका वाकई डिल्यूटेड है या नहीं। पेपर में हमने एरो नहीं लगाने, क्या आपका ये वाकया ही डिल्यूटेड है या नहीं। डिल्यूटेड का मतलब है आपका आने वाला शेयर जो ईपीएस है वो कम हो, तो डिल्यूटेड है। डन। नेक्स्ट, रैंक नंबर 2 करने का तरीका भी देखना है जरा। डिल्यूटेड ईपीएस, या बल्कि ये लिख ही लें, डिल्यूटेड ईपीएस रैंक 2। रैंक 2 में क्या था, कन्वर्टेबल बॉन्ड था या प्रेफरेंस शेयर थे। रैंक 2 किसका था, कन्वर्टेबल बॉन्ड सर। बॉन्ड कन्वर्टेबल बॉन्ड। अब इस बात का ख्याल रखना है, अब आपने जो आपका ये आंसर आया है, फर्दर आपने उसमें नए शेयर ऐड करने हैं और नया ईपीएस अर्निंग ऐड करनी है। मतलब अगर आप एक स्टेप और कर लेते हैं हम, ताकि आसानी हो जाए हमारे लिए, डिवाइडेड बाय इस 2 मिलियन में हम ये ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल में 2150000, और आपका ये आंसर आ जाएगा 2.79 पर शेयर। ठीक है। अब अगला देखिए जरा, जब आपने अगले रैंक में जाना है ना, तो यहां से आगे मूव करना है। 6 मिलियन प्लस अर्निंग, कन्वर्टेबल बॉन्ड की अर्निंग कितनी है नेट ऑफ टैक्स जो आई थी, सर 1,40,000। 1,40,000 डिवाइडेड बाय 2150000 प्लस नंबर ऑफ शेयर्स कितने बढ़े थे, मेरे ख्याल में 1 मिलियन। 1 मिलियन। इस तरह से आगे मूव करना है, मतलब हर रैंक को पिछले रैंक के साथ आगे लेकर जाना है। अब हमारी अर्निंग कितनी आएगी टोटल, यह आ जाएगी 6140000 डिवाइडेड बाय 3150000। जी जनाब, क्या चीज हमारा क्या आंसर आ गया, 1.94। 1.94 पर शेयर। क्या डिल्यूटेड है या नहीं। अब बेसिक ईपीएस से नहीं कंपेयर करना, अपने पिछले ईपीएस से कंपेयर करते जाना है। ये भी डिल्यूटेड है क्योंकि पिछले से कम हो गया है। डिल्यूट का मतलब ही होता है कम होना। पहले क्या किया, दोबारा एक दफा देखते हैं। सबसे पहले हमने बेसिक ईपीएस फाइंड किया, फिर सारे इंक्रीमेंटल अर्निंग फाइंड करके रैंक किया, फिर पहला रैंक अवेल किया, अर्निंग में अर्निंग ऐड की, शेयर्स में शेयर ऐड किए, फिर दूसरा लास्ट अर्निंग में अर्निंग ऐड कर दी, लास्ट नंबर ऑफ शेयर्स में शेयर्स ऐड किए। अब रैंक आ गया तीसरा, डिल्यूटेड ईपीएस रैंक 3 आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स। जी जनाब, अब 6150040 7 प्लस लाख। कितना, 7 लाख। अर्निंग में 7 जी सर। लाख का चेंज आया ओवर 3150000 प्लस नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 3 लाख। 3 लाख। जी जनाब, मुझे कोई इसका आंसर बता दे। ये आ जाएगा मेरे पास 6840000 प्लस सर 1.98। 450000, ऐसा ही है। सर 1.98। जरा
1.98, ये जरा आंख खोलने वाली बात, दैट इज एंटी डिल्यूटेड। और जिस टाइम एंटी डिल्यूटेड आ जाए तो आपने डिल्यूटेड के साथ यहां पर भी एंटी डिल्यूटेड लिख देना है। जब भी एंटी डिल्यूटेड आए आपने एंटी डिल्यूटेड लिख देना है और यहां पर भी लिख देना एंटी डिल्यूटेड। ये तो वैसे ही लास्ट में था, अगर सेकंड रैंक पे एंटी डिल्यूटेड आता तो फिर आगे याद रखे नहीं जाना। जब भी एंटी डिल्यूटेड आ जाए आपने उससे आगे मूव नहीं करना, ठीक होगी बात। तो ये हमारा सवाल पूरा हो गया। रैंक बनाएंगे अर्निंग इंक्रीमेंटल ईपीएस को देख के, ठीक है। रैंक बनाने के बाद बारी बारी आप लोगों ने काम करते जाना है और अपना ईपीएस पिछले ईपीएस के साथ कंपेयर करते जाना है। जैसे ही आपका ईपीएस पिछले ईपीएस से ज्यादा हो जाए फौरन एंटी डिल्यूटेड लिखना है। यहां पर देखो मैंने एंटी डिल्यूटेड लिखा है, ये लिखना बाद में एंटी है क्योंकि हम तो डिल्यूटेड ही फाइंड करने जा रहे थे ना। लो जनाब, ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। डिल्यूटेड ईपीएस आपका सबसे अच्छा सवाल है ये। अब आप अगर इसका फुल व्यू देखना चाहते हो तो वो भी एक नजर देखें। ये हमारा फुल व्यू है जनाब सॉल्यूशन का। इसके अंदर बस एक चीज मिसिंग थी कि बेसिक ईपीएस की जो प्रैक्टिस थी ना वो इसमें नहीं है, डायरेक्ट सवाल था, यानी उसकी अर्निंग दी थी। ये आपका सॉल्यूशन है ये, ठीक है। अगर वो कहे ना डिस्क्लोजर की सूरत में लिखें तो बस यही तरीकाकार होता है। डिस्क्लोजर कह दे, एक्सट्रैक्ट कह दे, तरीकाकार यही है। बस उसकी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन चेंज कर देते हैं कि वो इंक्रीमेंटल अर्निंग भी लिखनी होती है और वो सब अलग अलग लिखकर फिर डिवाइड भी, सारा कुछ उधर भी लिखना होता है सॉल्यूशन के अंदर। हाँ जी जनाब मेरे भाई, नेक्स्ट आप आ जाएं जरा, इसके पास्ट पेपर का एक सवाल करते हैं। एक ही सवाल है इसका पास्ट पेपर में और बहुत अच्छा सवाल है ये। इसके अंदर बेसिक ईपीएस की भी हमारी प्रैक्टिस है और ये लास्ट अटेम्प्ट में आया है। 15 नंबर का सवाल है, चेक करें जरा। 15 मार्क्स, इसका मतलब ये है कि, और इसमें गलती का तो कोई चांस ही नहीं बनता। और क्रेडिट तो उन लोगों को जाता है ना जिन्होंने ये सवाल ही पिछले अटेम्प्ट में छोड़ दिया था। ये बहुत आसान सवाल था, ठीक है। तो थकना नहीं है, सिर्फ ये आखिरी सवाल हमने करना है, बाकी हम इंशाल्लाह कल। अच्छा मैंने ना ये प्लान किया है कि मॉक को ना 2 फेजेस में डिस्कस करेंगे, आधा मॉक कल आधा मॉक परसों, ठीक है। पूरा मॉक डिस्कस करेंगे और एक एक बात और विद प्लानिंग कि आप हमने किस तरह से आगे बढ़ना है, ठीक होगी बात सर। जी सर एक सवाल सब्सक्रिप्शन का जरूर करवा दीजिएगा। अरहम भाई, आपके जो कल के आज का मॉक अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है उसमें बहुत अच्छे 2 जगह पे सब्सक्रिप्शन का रोल है। एक क्वेश्चन के अंदर भी है और एक एमसीक्यूज के अंदर भी मैंने बड़ा अच्छा सब्सक्रिप्शन का सवाल दिया है। नहीं सर वही डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, वो डिस्कस पूरा सर, मॉक डिस्कस हो जाएगा, उसमें मैक्सिमम चीजें डिस्कस हो जाएंगी। सर क्वेश्चन तो इतना लंबा था कि वो 3 घंटे का आपने सर क्वेश्चन दिया हुआ है एनपीओ वाला। हाँ 4 मेथड है। शाहजी इसलिए तो मैंने कहा है कि हमने ना 2 दिनों में मॉक डिस्कस करना। सर मॉक बहुत लेंथी था। वो लेंथी टाइम मैंने ज्यादा भी तो दिया था ना, इसलिए दिया था कि ताकि एक दफा ना आप लोग सारी चीजें आपकी आंखों से गुजर जाएं, बस ये पर्पस था मेरा। चले जनाब बिस्मिल्लाह करते हैं। पीच ट्री लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड 1 जुलाई 2020, ठीक है। अब आई कि आपने ये दोनों सवाल अभी तक दिए हैं जिसमें ब्रॉड ऑन नहीं था। कल जो सवाल किया था पास्ट पेपर में उसमें भी ब्रॉड ऑन नहीं था, इसमें भी नहीं है, क्योंकि आपका बिजनेस शुरू 1 जुलाई 2020 को हो रहा है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस और टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। याद रखें हमने ये प्रॉफिट लेने हैं, हमने रीवैल्यूएशन सरप्लस ऐड किया हुआ नहीं लेना।
ठीक है, तो हमारे जो प्रॉफिट 280 260 नहीं लेने, 250 और 210 लेने, जो सरप्लस है वो हमने नहीं लेना। डिटेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड इश्यूड बाय PTL since incorporation are as follows. 1st July 2020, 50 million ordinary shares at the rate of 10 each were issued at the rate of 14. मतलब 1 जुलाई जिस दिन आपका बिजनेस इनकॉर्पोरेट हो रहा है ना, आपने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए 50 मिलियन के। और 1 जुलाई 2020 10 मिलियन 12% redeemable preference shares जिसकी वैल्यू है 10 each were issued at the rate of 64. Each preference shares is convertible into 3 ordinary shares after 5 years. लो जनाब, that is potential ordinary shares. अब आप याद रखें, एक बात जो ध्यान में याद रखने वाली है वो ये है कि पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कभी भी बेसिक ईपीएस को नहीं छेड़ते। बेसिक ईपीएस की वर्किंग के अंदर या वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर के अंदर इनका कोई रोल नहीं होता। बात समझ लगी? तो 1 जुलाई 2020 को 10 मिलियन के शेयर इशू किए हैं और वो हैं भी रिडीमेबल। अब रिडीमेबल का जो डिविडेंड है उसको क्या माइनस करेंगे या नहीं बेसिक ईपीएस में? सर माइनस हुआ होता है पहले से, होता है। वो पहले से माइनस हो चुका होता है। अब इसका स्टेटस सिर्फ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के साथ है, ठीक है। 3 ऑर्डिनरी शेयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे अब 5 साल के बाद। कहता है ईच प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल इनटू 3 ऑर्डिनरी शेयर्स। फिर ऑन 1 Feb 21 फर्दर 20 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स, अगले साल की बात कर रहा है वो, सॉरी इसी साल में 10 ईच वर इंस्टेड। वो कहता है कि आपने 20 मिलियन मजीद नए शेयर इशू किए हैं और मार्केट प्राइस पे शेयर इशू किए हैं। बेसिक ईपीएस में इफेक्ट आएगा। 1 अक्टूबर 2021 40% ऑर्डिनरी शेयर इशू किए हैं एट द प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। ये राइट शेयर वाली फ्रैक्शन भी आएगी यहां पे। 1 नवंबर 2021 3 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड 100 each issued. The bond carry 10% per annum payable 31st October each year. Each bond is convertible into 7s after 3 years. तो जिसको मैंने ये हाईलाइट किया है ना 2 पॉइंट्स को, ये दोनों पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं दोनों, और बाकी जिसको हाईलाइट नहीं किया इसका ताल्लुक बेसिक ईपीएस के साथ है। तो याद रखें एक बात, जब बेसिक ईपीएस फाइंड करेंगे ना तो इन हाईलाइटेड एरिया को देखना तक नहीं है, एक नजर भी नहीं, क्योंकि हम फाइंड बेसिक ईपीएस फाइंड कर रहे हैं। बेसिक ईपीएस में जो फ्यूचर में ऑर्डिनरी शेयर्स बनेंगे वो तो डिल्यूटेड के साथ बनते हैं। तो बेसिक हमारा जो कंसर्न है बेसिक ईपीएस फाइंड करने के लिए वो मेरे भाई ये 3 पॉइंट है। 2 सालों का फाइंड करना है विद कंपैरेटिव। एक तो उसने कहा है कंपैरेटिव 2 सालों का, जब वो कहे ना तो इसके 2 तरीके करते हैं हल करने का। एक हमने 2022 का ओरिजिनली भी फाइंड करना है पिछले साल का, और कंपैरेटिव भी करना है। तो पहले तो आ जाए 2021 की बात करते हैं। 2021 में चलते हैं, मतलब कि पिछला साल। जी जनाब, पेपर में जब आप लोगों ने हेडिंग देनी है तो सबसे पहले तो बिजनेस का नाम लिखेंगे, और उसने क्या लिखा हुआ है कि आपने बेसिक ईपीएस कौन सा डिस्क्लोज होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो सबसे पहले पीच ट्री लिमिटेड लिखोगे, फिर हम लिखेंगे जनाब डिस्क्लोजर्स इन द ईपीएस और बेसिक ईपीएस डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम लिख देंगे बेसिक ईपीएस एंड डिल्यूटेड ईपीएस। ये तो हमारी होगी हेडिंग। सबसे पहले बेसिक ईपीएस
2021 originally stated, originally reported या stated, ये कंपैरेटिव नहीं है, याद रख ले। उसने कंपैरेटिव पूछा है, कंपैरेटिव 2022 का बनेगा बस, जो हमारा करंट ईयर होता है। लेकिन वो सवाल के अंदर देखिए उसने पूछा है कि दोनों सालों का बताएं, 2021 का भी और 2022 का भी, 2021 का भी और 2022 का भी। तो पहले हम ओरिजिनली स्टेटेड करेंगे, फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2021 भी और 2022 भी। तो बेसिक ईपीएस फाइंड करने का वही तरीका, फार्मूला क्या है, अर्निंग डिवाइडेड बाय, एक दफा आपने पेपर में फार्मूला जरूर लिखना है, अर्निंग डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक होगी बात। तो आए जरा अर्निंग लिखने जा रहे हैं। 2021 की अर्निंग 210 मिलियन है, 210 मिलियन डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स वर्किंग नंबर 1। चलें जनाब, आज जरा वर्किंग कर लेते हैं पहले। वर्किंग नंबर 1 वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ये कल का लेक्चर आपका है। 1720 आपने 50 मिलियन नए शेयर इशू किए। एक इंटरेस्टिंग बात, 30 जून 2021 तक कोई ऐसा शेयर नहीं है जिसके ऊपर फ्रैक्शन लगे, वो बोनस फ्रैक्शन जिसे हम कहते हैं। बात समझ लगी ना, बोनस फ्रैक्शन नहीं लगेगी, क्योंकि बोनस फ्रैक्शन है ही नहीं। सिर्फ 2 पॉइंट है, ये देखें, एक पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 3 है। यही 2021 की बात है बस। तो हमने 1 जुलाई को 50 मिलियन नए शेयर इशू किए और 20 मिलियन फिर दोबारा शेयर इशू किए, और दोनों जो शेयर इशू किए हैं फुल मार्केट प्राइस पे शेयर इशू किए हैं। तो 2021 के अंदर कोई भी नंबर ऑफ शेयर ऐसा नहीं है जो राइट शेयर हो, बोनस हो, स्प्लिट हो या कंसोलिडेट हो। तो सिंपल आप करोगे क्या, 1720 से लेकर अगली डेट कौन सी है, 1 Feb 21 तक। 1 Feb 21 आपने 50 मिलियन शेयर इशू किए। इस पे सिर्फ टाइम फैक्टर लगेगा। तो 1 जुलाई से 1 Feb 21 तक कितना टाइम आता है, 7 महीने। जी सर। तो आंसर बता दो, 50 मल्टीप्लाइड बाय 7/12। कैलकुलेशन करके बताओ, 50 मल्टीप्लाइड बाय 29.16 29.16। फिर 1 to 21 से 30th जून 21 हमारा साल कंप्लीट हो गया। 20 मिलियन नए शेयर इशू किए। 70 मल्टीप्लाइड बाय 5/12। जी जनाब, कितना आंसर आ गया? इतना लंबा तो नहीं है। सर ये भी 20 ज्यादा है। 29.16। तो ये हमारे पास कितनी अमाउंट आ गई, 8.32। ये हमारा पिछला साल कंप्लीट हो गया, पिछला साल कंप्लीट हो गया। हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर ना दोनों सालों को फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें जरूरत तो पड़नी है।
अगले साल जब हम चलते हैं हमारे पास आ जाता है 1721। अब हमने राइट शेयर भी इशू किए अगले साल। राइट शेयर की फ्रैक्शन फाइंड करनी पड़ेगी। 40% राइट शेयर्स है। तो याद रखें जब ओरिजिनल स्टेटमेंट आती है तो जिस साल कोई बोनस वगैरह इशू होंगे उसी साल को हम देखेंगे। तो यहां पर राइट इशू फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। राइट इशू फ्रैक्शन फार्मूला आपको याद होगा, एक्चुअल कम राइट प्राइस। एक्चुअल कम राइट प्राइस कितनी है? 40% शेयर इशू कर रहे हो एट अ प्रीमियम ऑफ 10 ईच। 10 रुपए का एक शेयर है तो 20 रुपए का शेयर इशू कर रहे हो, क्योंकि फेस वैल्यू ये आपको बताई हुई है पार वैल्यू पर, यहां पे पार वैल्यू ये बताई तो एट अ प्रीमियम ऑफ 10, इसका मतलब है 20 रुपए में। और एक शेयर की मार्केट वैल्यू है क्या? 30 पर शेयर। एक्चुअल कम राइट प्राइस क्या है? 30 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस फाइंड कर लेते हैं। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस फाइंड कर लेते हैं। 40% शेयर है मेरे भाई, 40 शेयर्स 20 के हिसाब से, 100 शेयर 30 के हिसाब से, डिवाइडेड बाय 40 प्लस 100। ये बात पता है ना? राइट शेयर फ्रैक्शन फाइंड करते हैं, उसमें थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस जितने शेयर इशू किए जिस प्राइस पे इशू किए प्लस उससे पहले 100 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइड बाय 40 प्लस 100। कितना आंसर आ गया? 27.14 27.14। इसका आंसर बता दें, 30 डिवाइडेड बाय 27.14। 1.10 सर। 1.10 आई क्या आपने एज इट इज फ्रैक्शन ली हुई है अपने सजेस्टेड आंसर के अंदर। आप लोग चाहे तो 1.10 अगर आ रहा है तो 1.10 ले लें जी। तो इस साल हमने जो यहां पर आ जाए 1721 से लेकर राइट शेयर इशू कर रहे हो 1 अक्टूबर 21 में। 1 अक्टूबर 21। हाँ जी जनाब, 70 पिछले साल के एंड में थे, मल्टीप्लाइड बाय 17 से लेकर 110 तक कितना टाइम बनता है? 3/12। बल्कि पहले इसको मल्टीप्लाई कर दे, 1.10 मल्टीप्लाइड बाय 3/12। कितना आंसर आ गया? ये बात अगर 19.25 कोई बात ना समझ लगे तो लाजमी डिस्कस कर लेनी है अभी। 1/10/21 से 30th जून 22 40% शेयर इशू किए जनाब, तो 70 का 40% ले लें। 70 का 40% कितना आ रहा है? 28। 70 का 40% 28, ये हो गया 98 मल्टीप्लाइड बाय 9/12। अब हमने फ्रैक्शन नहीं लगानी क्योंकि फ्रैक्शन वाला मामला ऐड हो गया जी। 98 मल्टीप्लाइड 73.5 सर 73। सर जब अगले साल में होंगे। आपकी आवाज कट रही है, नहीं समझ लगी क्या पूछा है आपने? यदि जब 2021 में हम आए हैं जी तो सर जितने हमारे पास शेयर्स पड़े हुए थे उन पे पहले हमने फ्रैक्शन लगाई है, उसके बाद वो जो नए शेयर इशू है उनका इफेक्ट लिया। जाहिर सी बात है, डेट वाइज करना है ना हमने। फ्रैक्शन लगाते हैं, लगाते ही उस वक्त है जिस डेट को हमने इशू किया ना उससे पहले पहले। जब वो खुद ऐड हो जाते फिर फ्रैक्शन नहीं लगती होती, एडजस्टमेंट फैक्टरी से बोलते हैं। हाँ जी जनाब, 19.25 प्लस 73.5 करो तो कितना आंसर आता है? जी 19.25 प्लस 73.5
92.75। 92.75। चलें जी, डन। जी सर। ये हमारे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गया, ये आ गया 2021 का और ये आ गया 2022 का। हमारा मामला काफी हद तक ओके हो गया। अब जरा सवाल हम अपना करने चलते हैं। 210, ये 2021 में हम खड़े हैं अभी। 2021 में 210 डिवाइड करेंगे वर्किंग नंबर 1 में से 58.32 पे। 58.32 हमारे पास ईपीएस आ जाएगा 210 डिवाइडेड बाय 58.32। आंसर बताएं। 3.6। 3.6 पर शेयर। डन। अब जरा सारी बातें वर्किंग छोड़ दें, अब बातें सुने, बस चंद बातें। वो ये कि अगर आपने देखना है 2021 में क्या कोई हमारा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है 2021 में, अगर है तो उस वक्त डिल्यूटेड ईपीएस फाइंड होगा, अगर नहीं है तो नहीं फाइंड होगा। जैसे कि सवाल में अंदर है पॉइंट नंबर 2, ये 2021 के अंदर है, मतलब 1 जुलाई 2020 को ये आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स थे। जो पॉइंट नंबर 5 है वो 2020 में नहीं था, मतलब वो नवंबर 21 में। इसका मतलब है 2021 के डिल्यूटेड ईपीएस फाइंड करते वक्त ना आपका सिर्फ पॉइंट नंबर 2 कंसीडर होगा बस। आई गैप ने बड़ी चालाकी के लिए आपसे दोनों तरह की रैंकिंग वाला भी हिसाब किताब करवा लिया, बगैर रैंकिंग के भी करवा लिया। मतलब 2021 के अंदर 30 जून 21 तक हमारे पास सिर्फ एक पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर था, सिर्फ एक। उसके लिए हम काम वही करेंगे, आए जरा मिलके करते हैं। आपने अब डिल्यूटेड ईपीएस फाइंड करना 2021 का, डिल्यूटेड ईपीएस 2021 का। उसके लिए वही काम करना है, अर्निंग में कितना इजाफा हुआ प्लस शेयर्स में कितना इजाफा हुआ। आ जाए जरा वर्किंग नंबर 2 कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 2 प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन अर्निंग। जी जनाब, 1 जुलाई 2020 पूरा साल है, 10 मिलियन और हर शेयर 50 का, 10 मिलियन और हर शेयर 50 का मल्टीप्लाइड बाय रेट है 12%। टैक्स हमने इसके ऊपर लेते नहीं है, तो कितनी अमाउंट आ गई अर्निंग की? सर 60। इंक्रीज इन अर्निंग, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर। जी, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे बढ़ेंगे? वो कहता है हर एक प्रेफरेंस शेयर्स 3 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हर एक मतलब 10 नंबर ऑफ शेयर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय 30 हो गया। 30। इंक्रीज इन ईपीएस 60 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 2। तो आप मुझे बताएं क्या डिल्यूटेड है या नहीं है? अपने बेसिक ईपीएस के साथ कंपेयर करें पहले तो। आपका बेसिक ईपीएस क्या था? डाइल्यूटेड है सर। डिल्यूटेड है, गुड। तो आ जाए फिर, डिल्यूटेड है तो फिर डिल्यूटेड फाइंड भी कर लेते हैं। कैसे? अर्निंग में अर्निंग ऐड कर दो, नंबर ऑफ शेयर्स में नंबर ऑफ शेयर्स ऐड कर दो, आपके पास डिल्यूटेड ईपीएस फाइंड हो जाएगा। जी जनाब, करें जरा। 3.06। 3.06 पर
ये 2021 का मामला पूरा हो गया। 2021 में हमने, क्योंकि जो हमारा कंपैरेटिव होता है ना वो याद रखे करंट ईयर का होता है, इसमें अगर वो हमसे पूछता ना 2022 और 2021 का कंपैरेटिव, तो फिर ये फाइंड ना करते जो हम कर चुके हैं, ये बिल्कुल ही इस तरह से फाइंड ना करते। हमारे पास उसने हमसे पूछा है कि आपने जो फाइंड करना है वो एक तो वो फाइंड करना है, ओरिजिनली भी फाइंड करना पूछा है 2021 का, और कंपैरेटिव भी पूछा है। तो फिर वो अगला सॉल्यूशन है वो हमारा, ये एक सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अगले सॉल्यूशन पे आए। अगला सॉल्यूशन है हमारा जनाब 2022 का केस। पहले बेसिक ईपीएस फाइंड करेंगे, बेसिक ईपीएस। चाहे तो आप ऐसा करें 2022 ओरिजिनली रिपोर्टेड, और 2021 कंपैरेटिव। और जो पहले हमने फाइंड किया है वो 2021 का ओरिजिनल रिपोर्टेड था। ठीक है, अब बेसिक ईपीएस फाइंड करते हैं जनाब। बेसिक ईपीएस जी मेरे भाई, अर्निंग 2022 की 250 मिलियन डिवाइडेड बाय वर्किंग नंबर 1 से हम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर चुके हैं, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर चुके हैं। कितने थे शाह जी? 92.75। तो हमारा ओरिजिनली ईपीएस कितना आ गया? जी 250 डिवाइड बाय 92.75 2.69 2.65 69 सर। 69 2.69 पर शेयर। ठीक है जनाब, उसके बाद आप आ जाएं, इसकी रीस्टेटेड भी फाइंड कर लेते हैं। अभी रीस्टेटेड भी फाइंड कर लेते हैं। कंपैरेटिव, सॉरी सर वो 22 का डाइल्यूटेड, सॉरी डिल्यूटेड फाइंड करेंगे मेरे भाई। अभी बेसिक ईपीएस तो फाइंड कर लेना, डिल्यूटेड भी फाइंड करेंगे, परेशान नहीं होना। कंपैरेटिव का मतलब है पिछले साल को रीस्टेट करना। पिछले साल का रीस्टेटेड, पिछले साल का रीस्टेटेड हमने सीखा हुआ है दो तरीकों से, या नंबर ऑफ शेयर्स के साथ फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर दो, या ईपीएस के साथ डिवाइड कर दो, या उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। पेपर में आपने एक ही तरीका अडॉप्ट करना है। 2021 की अर्निंग कितनी थी भला? अभी सवाल हमने किया है 2021 की बेसिक ईपीएस की अर्निंग थी 210। तो हमने क्या करना है, 210 डिवाइडेड बाय 58.32 मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन कितनी है भला राइट शेयर्स की, 1.10। लो मेरे भाई, ये हमारे पास पिछले साल का रीस्टेटेड आ जाएगा। ये ओरिजिनली नहीं है, ये रीस्टेटेड है। तो बताएगा कोई आंसर कितना आ गया रीस्टेटेड? टू 10 डिवाइडेड बाय 3.27 3.27 जी सर। 3.27 ठीक होगी बात। अब इसको, या इसका तरीका ये भी था कि पिछले साल का जो हमने ईपीएस फाइंड किया है ना, पिछले साल का 2021 का वो था 3.6, जो आप हमने फाइंड किया था वो था 3.6, या ये था तरीका 3.6 ईपीएस को डिवाइड कर दो फ्रैक्शन के साथ, तब भी आपका आंसर यही आएगा। दोनों में से एक तरीका,
दोनों तरीके नहीं, टाइम जाया करना है दोनों तरीकों, दोनों में से जो मर्जी करोगे आंसर सेम आएगा। लेकिन आप इस तरीके को ज्यादा फॉलो करना, क्योंकि ये तरीके से ना हमारा डिल्यूटेड ईपीएस भी फाइंड हो जाएगा कंपैरेटिव का। डन होगी बात। चले जी फिर आगे चलते हैं। ये तो था हमारा बेसिक ईपीएस, वो हो गया। अब आते हैं डिल्यूटेड ईपीएस पे। ये जरा थोड़ा सा ख्याल रखने वाली बात है, डिल्यूटेड ईपीएस। अब आपने जरा एक बात मुझे शेयर करनी है, बल्कि बतानी है कि मुझे बताएं डिल्यूटेड 2021 में जो हमारे कन्वर्टेबल बॉन्ड है वो तो 2021 में इशू हो रहे हैं, क्या 2021 के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स भी होंगे या नहीं? जो 1 जुलाई पिछले साल था वो क्योंकि इन्होंने कन्वर्ट होना 3 साल बाद, तो हमारे 2022 के अंदर ना 2 पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स होंगे। एक वो जो करंट ईयर में इश्यू हुए, एक वो जो पिछले भी पड़े हुए हैं, क्योंकि पिछले भी अभी जहरी सी बात है 1 जुलाई को हुए हैं, कन्वर्ट होने हैं 2020 के, अब यानी 3 साल बाद, तो अभी तो 1 साल गुजरा है। तो हमारे 2 पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स होल्डर हैं, एक प्रेफरेंस शेयर्स और एक कन्वर्टेबल बॉन्ड। तो इसकी जो हमारी वर्किंग होगी फिर वही रैंकिंग वाली है। 2020 में नहीं हो गया था? जी बिल्कुल हुआ था प्रेफरेंस शेयर 2020 में। जब हम 2021 में आए तो क्या वो तो 3 साल के बाद कन्वर्ट होंगे, तो उनका स्टेटस तो स्टिल पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स वाला है। ये बिल्कुल वैसे ही है जब हम एक एसेट खरीदते हैं तो डेप्रिसिएशन हर साल करते हैं। ये तो नहीं कहते कि पिछले साल डेप्रिशिएट हो गया तो अगले साल नहीं होगा। जब तक प्रेफरेंस शेयर्स आपके पास मौजूद हैं और जब तक ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हुए, कन्वर्टेबल हैं, और ये भी जरूरी है कन्वर्टेबल होना भी, तो वो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हैं। तो अब 2022 के अंदर पिछला स्टेटस तो वही है। अगर आप गौर फरमाएं, आपने पहले इंक्रीमेंटल ईपीएस फाइंड किया हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स का। मैं यहां पर लिख रहा हूं, पेपर में आपने नहीं लिखना क्योंकि पेपर में पहले वो आप लिख चुके हो। प्रेफरेंस शेयर्स का इंक्रीमेंटल ईपीएस और अर्निंग वो सारा कुछ आप फाइंड कर चुके हो। वो कितना था? सिर्फ रैंकिंग बनाने के लिए दोबारा यहां पर मैं लिख रहा हूं, कितनी अमाउंट 2 था। 2। अब है हमारा कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जी मेरे भाई, पहला स्टेप नंबर 1, इंक्रीज इन अर्निंग। जी जनाब, अर्निंग में क्या इंक्रीज आएगा? जरा ध्यान से, आपके पास है 3 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और हर एक बॉन्ड है 100 का, 10% इंटरेस्ट रेट है। सर यहाँ टैक्स का जिक्र नहीं किया तो टैक्स नहीं लिखेंगे, टैक्स का जिक्र नहीं है तो नहीं लिखेंगे। लेकिन इसमें एक और बहुत मजे की बात है जो स्टूडेंट्स ने इग्नोर की थी। 3 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 10%, 100 पहले अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे ना, मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय एक और चीज, 1 नवंबर 2021 को ये इशू हुए थे। इसका मतलब है इस साल ये चंद महीने काउंट होंगे। प्रेफरेंस शेयर पूरे साल के आएंगे क्योंकि वो पहले के पड़े हुए हैं। तो इसमें नवंबर से आगे काउंट करना स्टार्ट करेंगे, जो कि मेरे ख्याल में 8 महीने बनते हैं। 8/12। तो आपका जो इंटरेस्ट सेव हुआ वो 8 महीनों का सेव हुआ, क्योंकि आपने पे ही 8 महीनों का करना था। और अगर इंटरेस्ट टैक्स भी होता तो मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स भी करते। तो कितनी अमाउंट आई इंक्रीमेंटल अर्निंग के अंदर? 20। अब इंटरेस्टिंग बात इससे भी ज्यादा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर। अब नंबर ऑफ शेयर्स वो कहता है हर 3, ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 7। ईच बॉन्ड 3 मिलियन है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 8/12
वो भाई साहब अगर इंटरेस्ट 8 महीनों का है ना, तो बॉन्ड को भी आपने वेट करना है 8 महीने के ऊपर। ये तरीका हमने पढ़ा हुआ है बोरोइंग कॉस्ट के अंदर भी, और अभी हमने ये जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स नहीं फाइंड करते, अगर इंटरेस्ट जितने टाइम का होगा इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट, तो आपने अपने नंबर ऑफ शेयर्स को भी उसी टाइम के ऊपर वेट करना है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 बाय 12, बात समझ लगी है ना? तो ये चीज, ये ट्रिक था। 14। अब आगे तो सिंपल आ गया, इंक्रीज इन ईपीएस 20 डिवाइड बाय 14, कितना आंसर आ जाएगा? 1.40 1.40 1.40 1.42 सर। 42। लो जनाब, ये 2 है, ये 1.42 है, तो इसका रैंक 1 आ जाएगा और इसका रैंक 2 आ जाएगा 2022 में। तो पहले रैंक 1 को कंसीडर करेंगे, फिर रैंक 2 को कंसीडर करेंगे। ओके होगी बात? जी जनाब, तो बिस्मिल्लाह करते हैं फिर। हाँ जी जनाब, आ जाए जरा इसकी डिल्यूटेड ईपीएस रैंक 1 आफ्टर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अर्निंग में अर्निंग ऐड करेंगे, मतलब 250 के अंदर अर्निंग कितनी है हमारी? 20। अर्निंग कितनी है हमारी? 20 डिवाइडेड बाय बॉन्ड्स हमारे थे 92.75 प्लस 14, ये हमारे पास डिल्यूटेड ईपीएस आ जाएगा। टू पॉइंट 53 भी कर सकते हैं। 53 पर शेयर। डन। फिर रैंक 2 पे चलते हैं और ये देखें डिल्यूटेड है या नहीं। 2.69 से 2.53 पे आ गया, डिल्यूटेड है। पिछले ईपीएस के साथ कंपेयर करते जाएंगे, पहले बेसिक ईपीएस के साथ, फिर हर अगले ईपीएस के साथ, रैंक नंबर 2, रैंक नंबर 3, ऐसे। फिर आ जाएगा डिल्यूटेड ईपीएस रैंक 2 आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स। $270, मतलब 250 प्लस 20, 270 प्लस प्रेफरेंस शेयर्स में कितने नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा हुआ था? प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर 60 का मेरे ख्याल में, अर्निंग में 30 का हुआ था। अर्निंग में 60 का हुआ था, 30 का। नंबर्स में, नंबर ऑफ शेयर्स में 30 का हुआ था, प्लस इन दोनों को प्लस में कितना आता है? 92.75 प्लस 14, जितना भी आता है पूरा लिख देते हैं। 92.75 प्लस 14 प्लस 30, मतलब जो पिछले नंबर ऑफ शेयर आ रहे हैं उसी में आगे फर्दर ऐड करना। 2.41 सर। 2.41 लो जनाब, ये भी डिल्यूटेड है, इसको एंटी डिल्यूटेड लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर होगी बात? अच्छा, आपको अगर आपसे सवाल पूछा जाए, याद रखें कि कौन सा डिल्यूटेड ईपीएस रिपोर्ट होना है, तो याद रखें जो लास्ट वाला डिल्यूटेड होगा ना, वो लास्ट रैंक वाला, एंटी डिल्यूटेड से पहले पहले वाला, वो रिपोर्ट होता है। अगर आपसे कोई पूछे, क्योंकि आप तो 2 डिल्यूटेड आ गए ना, लेकिन पेपर में पूछा जाए ना कि रिपोर्ट कौन सा होना है, रिपोर्ट सिर्फ एक होता है और वो लास्ट डिल्यूटेड वाला होता है। ठीक होगी बात? तो ये अभी कंपैरेटिव डिल्यूटेड का रहता है, ये हमारा 2022 का हो गया। अब 2021 का हमने जो फाइंड करना है डिल्यूटेड का रीस्टेटेड, वो जरा गौर कर लें, उसमें थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है।
ठीक होगी बात? तो हम उसको जरा देखते हैं। हाँ जी जनाब, हमने बेसिक ईपीएस तो रीस्टेट कर लिया, बेसिक ईपीएस हमने रीस्टेट कर लिया, वो हमारे पास आ गया 3.27 या 256 जो भी आता है। अब हमने फाइंड करना है डिल्यूटेड ईपीएस को रीस्टेट करना है। डिल्यूटेड ईपीएस कैसे रीस्टेट करेंगे? सबसे पहले आप वापस जाएं 2021 में, क्योंकि 2021 के डिल्यूटेड ईपीएस को आपने रीस्टेट करना है, इसको रीस्टेट करना। अब क्या तरीका बताया था, जरा सारे मिलके ध्यान से देखना। नंबर ऑफ शेयर्स को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान रखने वाली जो इंपॉर्टेंट बात है वो सिर्फ ये है कि आपने जब फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है ना, तो इस नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई नहीं करते होते, क्योंकि ये फ्यूचर वाली बात है और हमने पास्ट में अप्लाई करते होते हैं। तो जो राइट शेयर की फ्रैक्शन इस्तेमाल होनी है ना, वो सिर्फ 58.32 के साथ इस्तेमाल होगी, 30 के साथ इस्तेमाल नहीं होगी। तो याद रखें, जब भी डिल्यूटेड ईपीएस के अंदर हम रीस्टेट करेंगे तो उसके अंदर याद रखना है कि जो भी पोटेंशियल ऑर्डनरी शेयर्स होंगे उस पे कभी भी फ्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं करना, बस, इसके अलावा और कोई मसला नहीं है। तो 2021 में तो एक ही डिल्यूटेड था, तो उसकी रीस्टेट कैसे करेंगे? डिल्यूटेड ईपीएस 2021 का जो रीस्टेट करने हम जा रहे हैं वो जरा गौर फरमाइएगा। आपके पास क्या अमाउंट थी भला? पिछले साल का 210 प्लस 60, यही है ना, डिवाइडेड बाय 58.32 था शायद, 58.32 मल्टीप्लाइड बाय 1.10 प्लस 30। ये तरीका आपने सीखना है बस, कि ये जो आपने 30 पोटेंशियल इंक्रीज है नंबर ऑफ शेयर्स है ना, उसके ऊपर राइट शेयर की फ्रैक्शन इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि ये फ्यूचर में कन्वर्ट होने हैं और जो फ्रैक्शन होती है वो हमेशा अपने आप से पहले वाले पे इस्तेमाल होती है। इसके अलावा बाकी और कुछ भी नहीं है इसके लिए। तो पिछले साल का जो ईपीएस उसको हमने किस तरह से रीस्टेट किया? पिछले साल ईपीएस की अर्निंग डिल्यूटेड की, बट जो फ्रैक्शन इस्तेमाल करनी है वो सिर्फ और सिर्फ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर के साथ करनी है, जो नंबर ऑफ शेयर प्लस करने हैं उसमें इस्तेमाल नहीं करनी, बस इस बात का ख्याल रखना है। तो कितना आंसर आ गया? 2.86। और इंपॉर्टेंट बात अगली कि पिछले साल सिर्फ एक ही डिल्यूटेड ईपीएस था, तो रीस्टेट भी एक ही होगा। तो लो मेरे भाई, अल्लाह ने करम किया और ये सवाल हो गया पूरा। और अब आपने कोई बात सीखनी है, पूछनी है तो आप पूछ लें, ये आपके पास इसका सलूशन है। सर जी सर, उसने रिक्वायरमेंट में हमें कहा है कि डिस्क्लोज करना है, डिस्क्लोजर देना है। जी जी, अच्छा तो मेरी सर बात ये सुने, वो मेरी बात सुने, चाहे वो एक्सट्रैक्ट कहे चाहे वो डिस्क्लोजर हमसे पूछे, आपका जो ईपीएस की है ना वर्किंग यही है और सोल्यूशन भी यही होता है कि आपने ना थोड़ा सा इसमें प्रेजेंटेशन में फर्क आता है। वो फर्क भी ये है कि अगर वो एक्सट्रैक्ट कहे ना तो हमने एक कॉलम बना लेना है अर्निंग का, एक कॉलम बनाना है नंबर ऑफ शेयर्स का, एक कॉलम बना लेना है ईपीएस का, बस ये हो जाएगा एक्सट्रैक्ट। अगर डिस्क्लोजर कहेगा तो जो ये सोल्यूशन है ये डिस्क्लोजर है, ठीक है। तो आपकी जनाब ये वर्किंग को थोड़ा सा सेपरेट कर लो जी। सर थोड़ा सा ये बताइएगा सर, पहले आपने बेसिक ईपीएस कैलकुलेट किया 2021 का जी, फिर डाइल्यूटेड किया, उसके बाद सर आपने नीचे आके फिर दोबारा कंपैरेटिव लिख दिया 2221। आप तो ये बिल्कुल पहले मैं बताने 22 लगा हूँ, एक बात गौर से सुननी है। एक बात पहली कि उसने हमसे 2021 का ईपीएस भी पूछा था, तो इसलिए हमें 2021 के ऊपर वर्किंग करी, ये वाली ये 2021 की थी, ठीक है। फिर उसने कहा 2022 और कंपैरेटिव, तो जब हमने 2022 है और 2022 का कंपैरेटिव 2021 है, तो उसमें आप देखें कि हमने रीस्टेटेड फाइंड किया है,
ओरिजिनली नहीं फाइंड किया। रीस्टेटेड का मतलब है कि जो 2022 के अंदर फ्रैक्शंस इस्तेमाल की हुई है ना, उससे 2021 का जो ईपीएस है वो रीस्टेट हो जाता है, इसलिए फाइंड किया, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट यही थी कि वो कहता है पहले देखें कि फॉर द ईयर 30 जून 21 और 22 दोनों, फिर कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव सिर्फ 2022 का बनेगा और 2021 का उसने पूछा है इसलिए। बट अगर 2021 का ना पूछा होता तो ये चीज हमने नहीं करनी थी, फिर हमने सिर्फ ये करना था। क्लियर होगी बात जनाब? लो जनाब, ये आपका सोल्यूशन हो गया कंप्लीट। अब आप अपनी बहुत अच्छी तैयारी करें।